हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग मॉडल प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन कर रहे हैं। और मॉडल प्रश्न पत्र के इस सॉल्यूशन में हम लोग 5 अंक वाले प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। हमारा प्रश्न संख्या कंटिन्यू करते हैं 44 से, जहां पर आपको यहाँ पर कहा गया है कि ऑब्टेन अ सिंप्लीफाइड फॉर्म फॉर द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप। आपको यहाँ पर एक बूलियन एक्सप्रेशन दिया गया है जिसको आपको सिंप्लीफाई करना है। किसकी मदद से? के मैप की मदद से। तो आपका जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। एफ एफ मतलब होता है फंक्शन। और पैरेंथेसिस के भीतर आप देख रहे हैं ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, यानी ये जो फंक्शन है ये 4 वेरिएबल ABCD वाला वेरिएबल है ना। ABCD 4 वेरिएबल वाला यह फंक्शन है। फिर समेशन का साइन यहाँ दिया हुआ है और फिर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पैरेंथेसिस के भीतर 1 5 7 9 13 और 15 लिखा हुआ है। तो पहले तो ये जान लीजिए कि समेशन का मतलब होता है सम ऑफ प्रोडक्ट। तो आपको कैसा के मैप बनाना है? सम ऑफ प्रोडक्ट वाला के मैप बनाना है। ठीक है, के मैप दो तरह का बनता है। एक सम ऑफ प्रोडक्ट वाला बनता है और एक आपका प्रोडक्ट ऑफ सम वाला बनता है। अगर आपके क्वेश्चन में समेशन का साइन दिखे तो आपको सम ऑफ प्रोडक्ट वाला के मैप बनाना है। और वही अगर समेशन के बदले अगर समेशन ना दिया हुआ हो, अगर वहां पाई दिया हुआ हो, तो उसका मतलब आपको समझना है कि प्रोडक्ट ऑफ सम वाला के मैप बनाना है। दोनों के मैप में काफी सिमिलरिटी रहता है, कुछ डिफरेंसेस भी रहते हैं। ठीक है, SOP और POS दोनों वाले में। फिलहाल इस प्रश्न में आपको यहाँ पर सम ऑफ प्रोडक्ट जो है ये वाला के मैप बनाना है। सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में यहाँ पर क्या करेंगे? प्रश्न को हमने ज्यों का त्यों यहाँ पर दोहरा दिया। फिर इज इक्वल टू ये जो समेशन 1 5 7 9 13 15 है, इसको हम लोग थोड़ा और भी सिंप्लीफाई तरीके से लिखेंगे। इज इक्वल टू M1 की जगह पर स्मॉल m1, याद रखिएगा स्मॉल m1 कैपिटल M1 नहीं लिखना है, क्योंकि सम ऑफ प्रोडक्ट में स्मॉल m1 ऐसे लिखा जाता है। और वही अगर प्रोडक्ट ऑफ सम रहता तो यहाँ पर कैपिटल M1 ऐसे लिखा जाता। तो फिलहाल ये मेरा सम ऑफ प्रोडक्ट है, इसलिए हम लोग स्मॉल m1 प्लस M5 प्लस M7 प्लस M9 प्लस M13 प्लस M15। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है? आपको 4 वेरिएबल वाला एक खाली के मैप बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर एक खाली के मैप बनाया है 4 वेरिएबल वाला। कौन कौन सा वेरिएबल है आपका? यहाँ पर 4 वेरिएबल है, देखिए A B C और D। जैसा कि आपको मालूम है कि के मैप में क्या होता है कि 4 वेरिएबल है, यानी कितने बॉक्सेस बनेंगे? तो 2 द पावर 4 यानी कि 16। ठीक है, 16 बॉक्सेस बनेंगे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 16 बॉक्सेस बना हुआ है। ठीक, अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर 0 0, ठीक है, यानी A का वैल्यू 0 और B का वैल्यू 0। फिर 0 0, फिर 0 1 लिखते हैं, फिर 1 1 लिखते हैं, फिर 1 0 लिखते हैं। ठीक है, तो जहाँ 0 है वहां नॉट लगता है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है A0 × B0। फिर यहाँ 0 1 है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है A0 × B। यहाँ दोनों 1 है इसलिए यहाँ पर AB। यहाँ पर 1 0 है इसलिए यहाँ पर AB0। अब इधर आते हैं 0 0, ये C और D के लिए है, तो दोनों 0 0 है इसलिए C0 D0। 0 1 तो C0D, 1 1 तो CD, और 1 0 तो CD0। अब आपको देखना यह है कि प्रश्न में आपने कुछ नंबर्स देखे थे। ठीक है, 1 5 7 9 13 और 15। तो जहां पर वो नंबर दिखे, है ना, 1 आपको दिखा था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 है तो यहाँ पर 1 फिल करेंगे। फिर आपका 1 के बाद 5 7 था, तो देखिए 5 कहाँ है? तो 5 आपका यहाँ पर है। 7 कहाँ है? 7 यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं 9 13 और 15। तो 9 आपका है, 9 13 और 15। ठीक है, ये आपका यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर फिल कर दिया। अच्छा, एक चीज आपको ध्यान में रखना है, क्या वो बात? ये ध्यान में रखना है कि ये जो आप देख रहे हैं हर एक बॉक्स में छोटा छोटा अक्षर में लिखा हुआ है नंबर्स, जैसे कि यहाँ 0 लिखा हुआ है, ये 0 यही रहेगा फिक्स। ठीक है, 1 यही रहेगा फिक्स। 0 1 3 2, ठीक है, ये नंबर नहीं भूलना है। यहाँ जो नंबर लिखा है 0 जहाँ है वहीं रहेगा, 1 जहाँ है वहीं रहेगा, 3 जहाँ है वहीं रहेगा। उसी प्रकार से 4 5, है ना, 6 7, उसी प्रकार से 7 के बाद 8 नीचे आता है, फिर 9, फिर 10 यहाँ, फिर 11, फिर आपका 12 13 और फिर 14 और 15। तो याद रखना है आपको कि एकदम बिल्कुल, है ना, इसी सीक्वेंस में नंबर्स भरे हुए होने चाहिए, नहीं तो फिर आपसे गड़बड़ हो जाएगा। अब हम लोग को अगला काम क्या करना होता है? हमने जो है सारे नंबर्स को ढूंढ करके उस बॉक्स में हमने 1 भर दिया। अब हमारा अगला काम होगा कि हम उसको क्या करेंगे? हम लोग उसको जो है ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग जो होता है वो 8 का ग्रुपिंग होता है, 4 का ग्रुपिंग होता है, 2 का ग्रुपिंग होता है। तो 8 का ग्रुपिंग तो होगा नहीं क्योंकि 8वां तो यहाँ है नहीं। 4 का ग्रुपिंग, तो 4 का ग्रुपिंग हम कुछ इस प्रकार से करेंगे कि ये जो है आपका
4 का ग्रुपिंग हो गया। ठीक। उसके बाद अगर आप बोले कि सर यहाँ 2 का ग्रुपिंग कर सकते हैं, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक है। आपको बड़ा ग्रुपिंग तलाशना पड़ता है, और इसके लिए आपको दो चीजें करनी पड़ती हैं। एक आपका होता है मैप रोलिंग, और एक होता है आपका ओवरलैपिंग। ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर ओवरलैपिंग करके बना सकते हैं। देखिए ये इस तरीके से आप ओवरलैपिंग करके भी बना सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पर चार चार का दो ग्रुप मिला, यानी आपको दो क्वाड मिला। ठीक। तो क्वाड को कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर आते हैं। पहला क्वाड हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, जो आप यहाँ पर ये जो वर्टिकल देख रहे हैं, इस क्वाड के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ लिखा जाएगा आपका क्वाड 1। किससे है? 1, 5, 13 और 9। तो यहाँ पे लिखा जाएगा M1 प्लस M5 प्लस M13 प्लस M9। ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। अब इसको सॉल्व भी करना है, याद रखिएगा। ठीक है। सॉल्व भी करना है। सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिए। तो देखिए ये जो 1 है, इसके लिए ABCD का वैल्यू क्या है वो देखिए। यहाँ पर जो है A0 B0, और यहाँ पर क्या है C0 D। ठीक। तो यहाँ M1 के लिए लिखिए यहाँ पर A0 B0 C0 D। ठीक। उसके बाद यहाँ पर जो है ये जो 5 वाला जो बॉक्स है जहाँ पर 1 भरा है, उसके लिए देखिए यहाँ है A0 B, जबकि उसी आप कॉलम में है, तो यहाँ तो C0 D0 ही रहेगा। ठीक। अब आपको करना क्या होता है, याद रखिएगा। अब आपको करना बेसिकली ये है कि जो दो कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पर लिखा, M1 का और किसका लिखा हमने, M1 का, और हमने M5 का लिखा। अब हम लोग को करना क्या है, कंपेयर कीजिए कि इसमें कौन से वेरिएबल में चेंज हुआ। तो A0 जो है यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है। यहाँ B0 है, जबकि यहाँ पर B है। यहाँ C0 और C0 है, यहाँ D और यहाँ D है। यानी कि केवल B में चेंज हुआ। तो चूंकि B में चेंज हुआ, तो आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग B वाला जो है ना उसको काट देंगे। कैसे? इस प्रकार से कि ये कट गया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको जो है ये M13 वाले के पास आइए। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, AB और ऊपर से C0 D0, है ना। AB आप इधर लिख सकते हैं, AB, और यहाँ पर C0 D। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, ध्यान ये देना है, क्योंकि बी कट चुका है तो हम लोग बी को नहीं लिखेंगे। ठीक है। बी पिछले बार में कट चुका है, तो बी को नहीं लिखेंगे। हम लोगों ने लिखा A C0 D। अब इसमें और इसमें कंपेयर कराइए कि कौन से वेरिएबल में चेंज हुआ। बी तो खैर है ही नहीं, तो A C और D में देखना है। तो यहाँ पर देखिए A0 है, जबकि यहाँ पर A है, यानी A में चेंज हुआ, तो A को हम लोग क्या कर देंगे, काट देंगे। अब अगर आप सोच रहे हैं कि अब हम लोग M9 के पास जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। इसका कारण ये है कि जब भी हम लोग किसी क्वाड को सॉल्व करते हैं, तो मैक्सिमम दो वेरिएबल कटता है। ठीक है। कितना वेरिएबल कटता है क्वाड के सॉल्व करने पर? क्वाड 4 का ग्रुप को बोलते हैं, तो दो वेरिएबल कटता है। दो वेरिएबल कट चुका है, A और B, तो बचा क्या, C0 और D। तो इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा C0 और D। ठीक है। पहला क्वाड को। अब हम लोग जो है दूसरे क्वाड की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वाड 2 है। क्वाड 2 किससे किससे मिलके बन रहा है, यहाँ देखिए M5, M13, M7 और M15। ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं M5 प्लस M7 प्लस M13 प्लस M15, इससे मिलके बना है। अब इसका भी हम लोग वैसा ही लिखेंगे जैसा भी हमने कुछ देर पहले किया था, पहला वाला क्वाड क्वाड को सॉल्व करते समय। क्या करना है, M5 का लिखिए। तो M5 का जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा यहाँ पर, देखिए M5 का A0 B और C0 D। तो यहाँ लिखा जाएगा A0 B और C0 D। ठीक। उसके बाद M7 का लिखिए। तो M7 के लिए यहाँ पर A0 B ही रहेगा, है ना, क्योंकि उसी आप रो में है। तो A0B ही रहेगा। ऊपर यहाँ चेंज हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा CD। अब कंपेयर कराइए कि यहाँ पर दोनों में, किसमें किसमें, इसमें और इसमें कंपेयर कराइए, किसमें चेंज हुआ, C में चेंज हुआ। ठीक है। आप गौर करेंगे कि आपका केवल C में चेंज हुआ, तो C को काट दीजिए। काटने के बाद ऐसा नहीं है कि बचा हुआ को लिखना है। अभी आपको क्या करना है, आप 5 के पास गए, 7 के पास गए, चलिए 15 के पास चलते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ए बी, और ऊपर से M15 वाले में यहाँ पर क्या रहेगा, CD रहेगा। लेकिन CD में से चूंकि C कट चुका है, इसलिए ओनली हम लोग यहाँ पर D लिखेंगे। ठीक है। जो कट गया उसको नहीं लिखेंगे, उसको नहीं लिया हमने। ठीक है। A B D।
अब कंपेयर कराइए, यहाँ पर ए नॉट बी डी है और यहाँ पर ए बी डी है, किसमें चेंज हुआ? आपका ए में। तो ए को यहाँ पर क्या कर देंगे? काट देंगे। क्या बचा? बी डी। तो इस क्वाड को भी सॉल्व किए तो दो वेरिएबल कटा, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि हम लोग को क्या बचा? केवल बी डी बचा। तो फाइनल आंसर क्या होगा? देखिए फाइनल आंसर होगा, यहाँ से बचा था आपका यहाँ पर सी नॉट डी, सी नॉट डी प्लस यहाँ बचा था बी डी। ठीक, यही आपका सिंप्लीफाइड आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न संख्या 45, ये भी 5 अंक के लिए। यहाँ पर आपको जो है एक टेबल दिया गया है और इस टेबल से संबंधित आपसे कुछ कमांड लिखने के लिए कहा जा रहा है। पहले टेबल को यहाँ पर देख लीजिए, टेबल आपका क्या है? टेबल का नाम सबसे पहले हॉस्पिटल है। इसमें जो है सीरियल नंबर एक कॉलम का नाम है, पी नेम पेशेंट का नाम, एज, डिपार्टमेंट, डेट ऑफ एडमिशन, चार्जेस और सेक्स। सीरियल नंबर 1 से लेकर 10 तक, पेशेंट का नाम, एज, कौन कौन सा डिपार्टमेंट, सर्जरी, ईएनटी, सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनोलॉजी, और कितने तारीख को सब कोई जितने पेशेंट है किस किस तारीख को जो है एडमिट हुए, उनका कितना कितना चार्जेस, और उनका सेक्स कि वो मेल है या फीमेल है। ठीक, अब देखिए क्या है, आपको यहाँ पर कुछ सवाल पूछा जाएगा इस टेबल से संबंधित। सवाल नहीं, बेसिकली कमांड लिखने के लिए कहा जाएगा इस टेबल से संबंधित। देखिए सबसे पहला क्या है सवाल? सबसे पहला सवाल है, टू शो इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट ऑफ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट। कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में जो भी मरीज हैं उनका केवल डिटेल बताइए। तो कार्डियोलॉजी में कौन कौन सा है? ये है कार्डियोलॉजी, ये है आपका कार्डियोलॉजी, ठीक है, और तो कोई कार्डियोलॉजी का है नहीं। तो ये रिकॉर्ड दिखाएगा, ठीक है, ये रिकॉर्ड, ये एक रिकॉर्ड दिखाएगा और ये दूसरा रिकॉर्ड दिखाएगा, ठीक है, यानी सारे कॉलम में से डेटा। ठीक है, उसका सीरियल नंबर भी, पेशेंट का नेम भी, एज भी, डिपार्टमेंट भी। तो जब भी सो ऑल इंफॉर्मेशन बोले, ठीक है, तो इसके लिए हमेशा कमांड क्या लगता है? सेलेक्ट कमांड लगता है। ठीक है, सो बोले या डिस्प्ले बोले या लिस्ट बताइए तो उसके लिए कौन सा कमांड लगता है? सेलेक्ट लगता है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर पहला कार्ड जो है आंसर देखिए, सिलेक्ट एस्ट्रिक। एस्ट्रिक का मतलब होता है सारा कॉलम, ठीक है, क्योंकि नाम भी चाहिए ना उसका, चार्जेस भी चाहिए, उसका जेंडर भी चाहिए, उसका डिपार्टमेंट भी चाहिए, उसका चार्जेस है ना, सब कुछ है, इसलिए एस्ट्रिक। तो सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, फ्रॉम लिख करके किस टेबल से? हॉस्पिटल नाम के टेबल में से। उसके बाद कंडीशन लिखिए, कंडीशन लिखने के लिए वेयर लिखा जाता है, वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू, कार्डियोलॉजी को सिंगल कोट में लिखिए, कभी कभी आप इसको डबल कोट में भी लिख सकते हैं और लास्ट में सेमीकोलन जरूर लगाना है। ठीक है, तो ये कमांड जब आप एग्जीक्यूट कराएंगे तो उन पेशेंट का जो है डिटेल आ जाएगा जो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट से हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या बी है ना, बी ऑप्शन क्या पूछ रहा है, बी नंबर आपका क्या कह रहा है कि टू लिस्ट द नेम्स ऑफ फीमेल पेशेंट। ठीक है, पेशेंट का नाम चाहिए, केवल केवल नाम चाहिए, उसका सीरियल नंबर नहीं चाहिए, उसका एज नहीं चाहिए, उसका जेंडर नहीं चाहिए, उसका चार्जेस नहीं चाहिए, उसका केवल नाम चाहिए। तो टू लिस्ट द नेम्स ऑफ फीमेल, पहला कंडीशन वो फीमेल होने चाहिए। दूसरा कंडीशन हु आर इन गायनोलॉजी डिपार्टमेंट, है ना, वो गायनोलॉजी डिपार्टमेंट की होनी चाहिए। तो दो कंडीशन यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, चूंकि उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सेलेक्ट, है ना, सेलेक्ट का काम ही होता है इन्फॉर्मेशन को निकालना। सेलेक्ट नेम, ठीक है, सेलेक्ट नेम। यहाँ पर जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कॉलम का जो नाम है ना वो पी नेम है। ठीक है, कॉलम का नाम क्या है? कॉलम का नाम पी नेम है। इसलिए जब आप यहाँ पर कमांड लिखें तो कॉलम का नाम सोच समझ करके, जैसे मैंने यहाँ पर थोड़ा सोच समझ के नहीं लिखा, यहाँ पर आपको नेम की जगह पर पी अंडरस्कोर नेम लिखना चाहिए था। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है। तो सेलेक्ट पी नेम, पेशेंट नेम, क्योंकि पी नेम नाम का ही कॉलम है ना, यहाँ कोई नेम नाम का कॉलम तो है नहीं, है ना, तो जो कॉलम का नाम है वही लेके चलना है, याद रखना है आपको। तो सेलेक्ट पी नेम फ्रॉम हॉस्पिटल वेयर सेक्स इज इक्वल टू एफ। वेयर लगा के कंडीशन लिखा जाता है, वेयर सेक्स इज इक्वल टू एफ, वो फीमेल होना चाहिए। एंड, है ना, एंड लगा करके कंडीशन जोड़ा जाता है। एंड दूसरा कंडीशन क्या है? डिपार्टमेंट इक्वल टू गायनोलॉजी, ठीक है, सिंगल कोट्स के भीतर। तो याद रखिएगा जो भी कैरेक्टर वाला डेटा होता है इसको हम लोग सिंगल कोट्स के भीतर लिखते हैं। तो ये हो गया आपका सेकंड आपका क्वेरी। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं और थर्ड जो है प्रश्न उसको देखते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है टू लिस्ट द नेम्स ऑफ ऑल पेशेंट, पेशेंट का नाम भी चाहिए विथ देयर डेट ऑफ एडमिशन, और साथ में उसका डेट ऑफ एडमिशन भी चाहिए इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इन असेंडिंग ऑर्डर, और डेट ऑफ एडमिशन जो हो वो किस ऑर्डर में हो? असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर आते हैं,
दो ही चीज पूछ रहा है ना, नाम चाहिए और डेट ऑफ एडमिशन चाहिए, और डेट ऑफ एडमिशन असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो देखिए, मांग रहा है इन्फॉर्मेशन, तो सिलेक्ट कमांड ही लिखेगा। यहाँ भी आप सेलेक्ट के बाद जो यहाँ पर नेम लिखा हुआ है, यहाँ पर सेलेक्ट पी नेम, ठीक है, सेलेक्ट पी नेम फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम हॉस्पिटल। और डेट ऑफ एडमिशन के, है ना, डेट ऑफ एडमिशन के अनुसार जो है आपका पेशेंट का नाम जो है वो होना चाहिए। तो ऑर्डर बाय का मतलब होता है, अगर केवल ऑर्डर बाय लिखते हैं इसका मतलब ही असेंडिंग होता है, और अगर डिसेंडिंग करना होता तो यहाँ पर DESC लिखा जाता था। ठीक है, यहाँ पर DESC लिखा जाता था। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। और ये हो गया आपका ऑर्डर बाय क्लॉज। ऑर्डर बाय क्लॉज वाला क्वेश्चन जरूर आता है आपका यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कॉलम का नाम गलती नहीं करना है, जैसे यहाँ पर मेरे से गलती हुआ। तो सेलेक्ट पी नेम फ्रॉम हॉस्पिटल, ऑर्डर बाय डेट ऑफ एडमिशन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, टू काउंट द नंबर ऑफ पेशेंट विथ एजेस लेस देन 36। आपको बताना है पेशेंट की संख्या गिन के बताइए जिसका उम्र 36 साल से कम है। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, चार लोग तो ऐसे दिख गया, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां। ठीक है, तो सात लोग हैं जिनका उम्र 36 साल से कम है। तो कैसे इंफॉर्मेशन निकाला जाएगा? इंफॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से निकालेंगे, सेलेक्ट काउंट एस्ट्रिक्ट। काउंट एस्ट्रिक्ट, काउंट एक फंक्शन होता है जिसका काम होता है रिकॉर्ड को गिनना। तो सेलेक्ट काउंट एस्ट्रिक्ट, क्योंकि यहाँ पर गिन के बताना था, सेलेक्ट काउंट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम हॉस्पिटल वेयर एज इज लेस देन 36। वेयर लगा के कंडीशन लिखिए, वेयर एज इज लेस देन 36। ठीक है, तो एज जो है वो आपका यहाँ पर देखिए, एज जो है, हाँ एज यहाँ पर कॉलम है, इसी कॉलम का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, इंसर्ट रिकॉर्ड 11 दीपक 34 ENT। ये तारीख है, ये चार्जेस है, और ये उसका जेंडर है। तो एक नया जो है आपको रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। तो रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए सेलेक्ट नहीं लगा लेना, ठीक है, सेलेक्ट जो होता है इंफॉर्मेशन निकालने के लिए होता है। नया रिकॉर्ड डालना है, इसके लिए आपको इंसर्ट इनटू कमांड लगेगा। तो इंसर्ट इनटू, कौन से टेबल में इंसर्ट करना है रिकॉर्ड? हॉस्पिटल। क्या इंसर्ट करना है? वैल्यूज। तो इंसर्ट इनटू हॉस्पिटल वैल्यूज, फिर लेफ्ट पैरेंथेसिस और राइट पैरेंथेसिस के बीच जो डेटा दिया था आपके प्रश्न में वो लिख दीजिए। ठीक है, जैसे कि 11 वो सीरियल नंबर होगा, कॉमा लगा के। दूसरा डेटा नाम है, नाम को सिंगल कोट के भीतर लिखना है, कॉमा। फिर 34 उसका एज है, कॉमा। फिर ENT सिंगल कोट के भीतर लिखिए क्योंकि ये जो है डिपार्टमेंट का नाम है, कॉमा। फिर यहाँ तारीख को सिंगल कोट के भीतर लिखिए, कॉमा। फिर यहाँ पर चार्जेस लिखिए, चार्जेस चूंकि एक नंबर है इसको सिंगल कोट में नहीं लिखते हैं। फिर यहाँ पर कॉमा लगा कर M लिखिए, मेल चूंकि कैरेक्टर है ना, तो इसको सिंगल कोट के भीतर। फिर राइट पैरेंथेसिस, और लास्ट में सेमीकोलन। ये जब आप जो है कमांड को एग्जीक्यूट कराएंगे तो ये एक रिकॉर्ड जो है ना वो आपका अगले रिकॉर्ड के रूप में यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो टेबल वाला क्वेश्चन है ये 5 मार्क्स के लिए आपका हो सकता है। अब अगला प्रश्न, हो सकता है कि आपके एग्जाम में डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन 5 नंबर में हो, बड़ा क्वेश्चन जिसमें बहुत सारा डेफिनेशंस पूछिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर कह रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय टोपोलॉजी? टोपोलॉजी क्या होता है? डिफाइन एनी 4 टोपोलॉजी, 4 टोपोलॉजी का को जो है डिफाइन कीजिए। तो देखिए, टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है? टोपोलॉजी डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क। ठीक है, टोपोलॉजी जो है वो नेटवर्क के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। हाउ ऑल द कंपोनेंट्स आर इंटरकनेक्टेड, कि किस प्रकार से उस नेटवर्क के जितने भी कंपोनेंट्स हैं या उस नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो आपस में किस प्रकार से जुड़े हुए हैं ना, इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, आपस में किस प्रकार से जुड़े हुए हैं नेटवर्क के सारे कंपोनेंट। इस चीज को टोपोलॉजी बतलाता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। टोपोलॉजी जो है यहाँ पर, इस चीज को आप यहाँ, इसको यहाँ हटा लीजिएगा, यहाँ आइए। सम टोपोलॉजीज आर स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, और भी बहुत सारे टोपोलॉजी हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर 4 का नाम लिखा है क्योंकि प्रश्न में 4 के बारे में पूछा है। अब हम चारों को यहाँ पर डिफाइन करेंगे। सबसे पहला यहाँ पर है आपका स्टार टोपोलॉजी। पहले डायग्राम देख लीजिए, डायग्राम से चीजें अच्छी तरीके से ये फिर डेफिनेशन समझ में आएगा। यहाँ पर एक सेंट्रल हब होता है जिससे बाकी सारे कंप्यूटर्स क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि अगर सिस्टम 3 से सिस्टम 2 को डेटा भेजना है तो पहले वो जाएगा हब के पास और उसके बाद जाएगा सिस्टम 2 के पास। ठीक है, किन्हीं दो कंप्यूटर के बीच डायरेक्ट जो है कोई कनेक्शन नहीं होता है, सबको किससे होकर के जाना होता है? हब से होकर के जाना होता है। और जितने भी कंप्यूटर्स हैं या जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो एक सिंगल केबल से, है ना, सिंगल केबल से हब से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। यानी अगर 25 कंप्यूटर होते तो 25 इस तरीके से केबल होता। ठीक है, अब हम लोग इसका जो है डिस्कशन कर लेते हैं। डिस्कशन में कहा गया है यहाँ पर कि
इन स्टार टोपोलॉजी ऑल द डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ए सिंगल हब थ्रू ए केबल। एक सिंगल हब होता है जिससे सारे जो डिवाइसेस हैं वो एक सिंगल केबल से जुड़े होते हैं, जो आप डायग्राम में भी देखें। दिस हब इज द सेंट्रल नोड एंड ऑल अदर नोड्स आर कनेक्टेड टू सेंट्रल नोड। ये जो हब होता है ये सेंट्रल नोड होता है, ठीक है, जिससे बाकी सारे जो नोड्स होते हैं, आप देखिए इसको नोड्स भी कहेंगे, इन कंप्यूटर्स को नोड्स भी कहेंगे, जिससे बाकी सारे नोड्स आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। A common example of star topology is local area network in a office where all computers are connected to a central hub। एक कॉमन एग्जांपल बोले तो किसी ऑफिस में जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है जहां पर सारे कंप्यूटर एक मेन कंप्यूटर यानी सेंट्रल कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, वो एग्जांपल है स्टार टोपोलॉजी का। अगला टोपोलॉजी दैट इज बस टोपोलॉजी। ठीक है, बस टोपोलॉजी का पहले डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम में डायग्राम वगैरह बनाइएगा जरूर, ठीक है, डेफिनेशन के साथ साथ। यहाँ क्या होता है, यहाँ पर एक सिंगल बैकबोन केबल होता है, ठीक। उसी से कोई कंप्यूटर डायरेक्टली जुड़ा होता है और कोई ड्रॉप लाइंस, मतलब लंबा केबल है ना, ड्रॉप लाइंस के माध्यम से जुड़ा होता है। कोई डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, कोई ड्रॉप लाइन के माध्यम से। फिर ये जो लंबा सा जो केबल होता है इसके दोनों छोर पर जो है दो पॉइंट होता है जिसको हम लोग टर्मिनेटर बोलते हैं। और यहाँ क्या होता है ना, इस केबल में इधर भी डेटा फ्लो करेगा और इधर भी डेटा फ्लो करेगा। इसको कहते हैं बाई डायरेक्शनल, दोनों डायरेक्शन में हमारा डेटा फ्लो करेगा। ठीक है। अच्छा, कोई भी डेटा जब है, मान लीजिए नोड नंबर 4 से कोई डेटा जाना है, तो यहाँ से डेटा जो है जाएगा, सबके पास जाएगा, नोड 2 के पास भी जाएगा, नोड 3 के पास जाएगा, नोड 1 के पास जाएगा। लेकिन उस डेटा के साथ जिस कंप्यूटर का एड्रेस होगा, जैसे इस डेटा के साथ नोड 1 है ना, नोड 1 इस कंप्यूटर का एड्रेस इस डेटा के साथ संलग्न होगा, तो क्या होगा, ये डेटा को कौन लेगा, नोड 1 वाला जो कंप्यूटर है, मतलब नोड 1 जो है वही उस डेटा को लेगा लेगा एक्सेप्ट करेगा। कोई दूसरा जो है नोड उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो भी डेटा भेजा गया उसके साथ नोड 1 का ही एड्रेस डाला हुआ था। ठीक है। तो मोटे तौर पर सारा बात आपको यहाँ पर समझा दिया गया है। अब हम लोग इसका जो है डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन में आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर बताया गया है बस टोपोलॉजी के बारे में। The bus topology is designed in such a way that all the stations मतलब कंप्यूटर are connected through a single cable known as backbone cable। बस टोपोलॉजी इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि जितने भी स्टेशन हैं, जितने भी नोड हैं या जितने भी कंप्यूटर हैं, वो एक सिंगल केबल से जुड़ा हुआ रहेगा। उस सिंगल केबल को हम लोग बैकबोन केबल बोलते हैं। Each node is either connected to the backbone cable by drop cable और directly connected to the backbone cable। प्रत्येक नोड जो है उस बैकबोन केबल से डायरेक्टली जुड़ा भी हो सकता है या किसी ड्रॉप लाइन है ना, लंबे केबल से भी जुड़ा हो सकता है। ठीक। अगला यहाँ पर बताया गया है कि वेन अ नोड वांट टू सेंड अ मैसेज, अगर कोई नोड है ना कोई मैसेज यानी डेटा को नेटवर्क में भेजना चाहता है, इट पुट्स अ मैसेज ओवर द नेटवर्क, तो नेटवर्क में उस मैसेज को भेज दिया जाता है। ऑल स्टेशंस यानी जितने भी कंप्यूटर्स हैं, जितने भी नोड हैं, ऑल द स्टेशंस अवेलेबल इन द नेटवर्क विल रिसीव द मैसेज वेदर इट हैज बीन एड्रेस्ड और नॉट। ठीक है। तो ये जितना भी आपका जितने भी आपके कंप्यूटर है ना, वो उस मैसेज को लेने के लिए तैयार रहते हैं। अगर मैसेज में किसी कंप्यूटर का एड्रेस है तो वो कंप्यूटर उसको रिसीव करेगा, लेकिन मैसेज के साथ अगर कोई एड्रेस नहीं लगा हुआ है तो सारे कंप्यूटर्स उस मैसेज को रिसीव कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले टोपोलॉजी की तरफ, जिसका नाम है रिंग टोपोलॉजी। डायग्राम पहले समझ लीजिए। यहाँ पर जो है ना सारे कंप्यूटर्स, देखिए सारे कंप्यूटर्स कुछ इस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं कि वो एक सर्कल का निर्माण करते हैं या एक रिंग की तरह दिखलाई देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्चुअली ये कंप्यूटर नहीं है, ये एक्चुअली रिपीटर्स है। ठीक है। रिपीटर्स जो होता है वो एक डिवाइस होता है जो कि सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। तो कंप्यूटर्स यहाँ पर कौन कौन से, देखिए कंप्यूटर्स ये हैं, स्टेशन 1, स्टेशन 3, स्टेशन 4 और स्टेशन 2। ठीक है। और ये सब क्या है, रिपीटर्स है। ठीक है। तो रिपीटर्स से ये सभी क्या है, आपस में रिपीटर्स से ये सारा स्टेशन जुड़ा हुआ है। और रिपीटर्स का काम ये होता है कि कोई सिग्नल अगर वीक हो जाता है तो उसको स्ट्रांग बना करके आगे क्या करना, भेजना। तो फिलहाल आपने स्ट्रक्चर को समझ लिया है। अब हम लोग यहाँ पर जो है इसको डेफिनेशन को समझते हैं। रिंग टोपोलॉजी इज लाइक बस टोपोलॉजी बट विथ कनेक्टेड एंड। ठीक है। रिंग टोपोलॉजी एक बस टोपोलॉजी की तरह होता है, हालांकि बस टोपोलॉजी में एक सिंगल केबल होता है, लेकिन इसी सिंगल केबल को अगर ऐसे मोड़ करके ऐसे है ना कनेक्टेड एंड पॉइंट करते तो ये क्या बन गया, ये रिंग बन गया। द नोड दैट रिसीव्स द
मैसेज फ्रॉम प्रीवियस कंप्यूटर विल रीट्रांसमिट द नेक्स्ट नोड। जैसे मान लीजिए ये स्टेशन 1 है, इसको स्टेशन 1 से कोई डेटा मिला, ठीक है, तो स्टेशन 1 का प्रीवियस कौन है, स्टेशन 2 है। तो इसको प्रीवियस कंप्यूटर प्रीवियस स्टेशन से कोई डेटा मिला, तो स्टेशन 1 जो है ये क्या करेगा, रीट्रांसमिट टू नेक्स्ट नोड, अगले नोड को, यानी ये नोड यानी स्टेशन 3 ये नोड ही है ना, इसको क्या करेगा, आपको रीट्रांसमिट कर देगा। द डेटा फ्लो इन वन डायरेक्शन, यानी इट इज यूनिडायरेक्शनल। डेटा का फ्लो जो है वो एक ही डायरेक्शन में, ऐसा है ना, एक ही डायरेक्शन में चलेगा, ठीक है। क्लॉकवाइज आपका जो होगा वो डायरेक्शन होगा, तो एक ही दिशा को हम लोग यूनि डायरेक्शन बोलते हैं। तो यूनि डायरेक्शनल में डेटा का क्या होता है, डेटा का फ्लो होता है, ठीक है, मैसेज का फ्लो होता है, डेटा का फ्लो होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले जो है टोपोलॉजी की तरफ, जिसका नाम है हम लोगों का रिंग टोपोलॉजी, रिंग नहीं, ट्री टोपोलॉजी, ठीक है। ट्री टोपोलॉजी का थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पर क्या हिसाब किताब है। एक सेंट्रल हब है, इससे एक सिस्टम 1 एक सिस्टम 2 जुड़ा हुआ है। फिर सेंट्रल हब से एक और सेकेंडरी हब है ना, यहाँ से भी एक सेकेंडरी हब है। और इस सेकेंडरी हब से सिस्टम 3, सिस्टम 4, सिस्टम 5, और इस सेकेंडरी हब से सिस्टम 6, सिस्टम 7 और सिस्टम 8 जुड़ा हुआ है। तो क्या लग रहा है, ये पेड़ की तरह दिख रहा है ना, पेड़ की तरह, पेड़ ऐसे ही कुछ हम लोग को दिखता है, एक्समस ट्री हम लोग देखते हैं ना, इस वजह से ये पेड़ की तरह दिख रहा है, ठीक। तो ये है आपका ट्री टोपोलॉजी। इसमें क्या चीजें होती हैं वो हम लोग यहाँ पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है अ ट्री टोपोलॉजी जो है वो ये कंबाइंस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बस टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी। ये बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है। A tree topology is a type of structure in which all the components are connected with each other in hierarchical fashion। ट्री टोपोलॉजी एक इस प्रकार का इसमें स्ट्रक्चर होता है, ट्री टोपोलॉजी में इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें जितने भी कंप्यूटर होते हैं वो हायरार्किकल तरीके से आपस में जुड़े हुए होते हैं। दरअसल ये जो तरीका है ना, जिस शेप में जुड़ा हुआ है, इसको हायरार्किकल कहते हैं। हायरार्की ऐसे होता है, जैसे ये इससे नीचे दो, इसको हायरार्की बोलते हैं, है ना, इस तरह का शेप को क्या बोलते हैं, हायरार्की बोलते हैं। तो ये हायरार्किकल फैशन में क्या होता है, सारे कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। आगे यहाँ पर कहा गया है द टॉप मोस्ट नोड इज इन ट्री, ट्री टॉपोलॉजी इज नॉन एज रूट रूट नोड। जैसे ये सिस्टम आपका 1 और सिस्टम 2, ठीक है, इसको हम लोग रूट नोड कहेंगे, ठीक है। या आप इसको सेंट्रल हब, इसको आप रूट नोड कहेंगे, ठीक है, इसको रूट नोड कहेंगे क्योंकि इससे नीचे बाकी सब क्या है आपका जुड़ा हुआ है। एंड ऑल द अदर नोड्स आर द डिसेंडेंट ऑफ द रूट नोड। और इसके नीचे जितने भी चीजें जुड़ी हुई हैं उसको डिसेंडेंट कहेंगे। इन सभी को हम लोग क्या कहेंगे, इन सभी को हम लोग डिसेंडेंट ऑफ रूट नोड कहेंगे। तो ये ट्री टोपोलॉजी भी समाप्त हुआ आपका, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, ऐसा सवाल भी आपके एग्जाम में हो सकता है नेटवर्किंग से, ठीक है, कि डिफाइन द फॉलोइंग, ठीक है, इनको डिफाइन कीजिए, क्या क्या ऑप्शंस हैं यहाँ पर। तो कह रहा है कि वायरस क्या होता है, सर्वर क्या होता है, कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है, और डी प्रोटोकॉल क्या होता है, और ई लैन क्या होता है। इसके बारे में दो दो लाइन लिखना रहेगा, ठीक है। तो दो दो लाइन लिखिएगा थोड़ा थोड़ा, तो इस तरह से 5 नंबर का क्वेश्चन ये भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं वायरस क्या होता है। वायरस के बारे में सिंपली कहा जा रहा है कि वायरस इज अ प्रोग्राम, वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है दैट इज लोडेड इनटू ऑनटू अ कंप्यूटर, जिसको जो कंप्यूटर पर लोड होता है विदाउट द यूजर्स नॉलेज, यूजर के नॉलेज के बिना, ठीक है, आपके नॉलेज के बिना एक ऐसा प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर में लोड हो जाए, ठीक है, दैट इज वायरस। इट सेल्फ रेप्लिकेट्स, यानी ये अपना खुद का कॉपी बनाना शुरू कर देता है, एंड इन्फेक्ट अ कंप्यूटर, और कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर देता है, इन कंप्यूटर को प्रभावित कर देता है ना, इन्फेक्ट से इन्फेक्शन बना है तो आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर देता है। अ वायरस करप्ट्स और डिलीट डेटा ऑन द कंप्यूटर। वायरस क्या करता है, आपके कंप्यूटर में जो डेटा होता है उसको करप्ट करेगा या उसको डिलीट कर देता है। एंड स्प्रेड इटसेल्फ टू अदर कंप्यूटर, और आपके कंप्यूटर से अगर कोई दूसरा कंप्यूटर जोड़ दिया गया हो तो वो दूसरे कंप्यूटर को भी क्या करेगा, उस दूसरे कंप्यूटर में भी फैल जाएगा। इट में इवन इरेज एवरीथिंग ऑन द हार्ड डिस्क। ये भी हो सकता है कि आपके कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क है जिसमें सारा डेटा स्टोर है, उस पूरे हार्ड डिस्क को ही क्या कर दे, इरेज कर दे, मिटा दे। अब बात करते हैं व्हाट इज सर्वर, सर्वर क्या होता है। अ सर्वर इज अ कंप्यूटर और सिस्टम, सर्वर एक कंप्यूटर या सिस्टम हो सकता है दैट प्रोवाइड्स रिसोर्स, डेटा सर्विसेज और प्रोग्राम टू बी टू अदर कंप्यूटर्स नॉन एज क्लाइंट। सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो प्रोवाइड करता है, फैसिलिटी देता है, अपने रिसोर्सेस को देगा, अपने डेटा को देगा, अपने सर्विसेज को देगा, अपने प्रोग्राम को देगा, किसको, दूसरे कंप्यूटर को।
और उन दूसरे कंप्यूटर को क्या कहते हैं, क्लाइंट कहते हैं। तो ऐसे समझ सकते हैं कि सर्वर एक कंप्यूटर होता है जो दूसरे कंप्यूटर जिसको क्लाइंट कहते हैं उसको अपना सर्विसेज देता है, जैसे उसको अपना डेटा देगा, अपना प्रोग्राम देगा, ठीक है। ओवर अ नेटवर्क, किसी नेटवर्क में, है ना, तो किसी नेटवर्क में सर्वर एक कंप्यूटर है जो क्लाइंट कंप्यूटर को अपना सर्विसेज देता है। In theory, whenever computers shares resources with client machines, they are considered server. साधारण भाषा में, थ्योरी में, थ्योरेटिकली अगर कहा जाए तो ये कह सकते हैं कि वैसे कंप्यूटर जब कोई कंप्यूटर अपने रिसोर्सेस को शेयर कर रहा है क्लाइंट मशीन के साथ, ठीक है, तो वो कंप्यूटर जो है सर्वर माने जाएंगे, ठीक है, जो शेयर कर रहा है वो। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सर्वर्स, सर्वर्स बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे कि क्या क्या शामिल है इसमें, वेब सर्वर्स, मेल सर्वर्स, वर्चुअल सर्वर्स। नाउ अगला है व्हाट इज कम्युनिकेशन चैनल, ठीक है। द कम्युनिकेशन चैनल इज द पाथ दैट कनेक्ट सेंडर एंड रिसीवर। मान ली दो कंप्यूटर है, ठीक है, एक सेंडर है और एक रिसीवर है, तो इसके बीच जो है इन दोनों को जो कनेक्ट करेगा, ठीक है, इन दोनों को जो मीडियम, जो माध्यम कनेक्ट करेगा, ठीक है, उसको कम्युनिकेशन चैनल कहेंगे, ठीक है। इट इज यूज्ड टू ट्रांसमिट डेटा, इसका इस्तेमाल डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए होता है। इट कैन बी ट्विस्टेड पेयर केबल, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है कम्युनिकेशन चैनल का, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स केबल, माइक्रोवेव, है ना, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ये सभी क्या है, ये कम्युनिकेशन चैनल के एग्जांपल है। इट इज आल्सो कॉल्ड द मीडियम, इसको हम लोग मीडियम भी बोलते हैं। आगे देखिए क्या बताया गया है। डेटा इज सेंट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन थ्रू अ कम्युनिकेशन चैनल। डेटा को सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ भेजा जाता है कम्युनिकेशन चैनल के माध्यम से। द चैनल इज डिफाइंड बाय इट्स बैंडविथ, एटोन्यूएशन एंड प्रोपगेशन डिले। जो चैनल होता है उसमें ये चीजें भी, ये टर्म्स भी उसके साथ जो है लगी हुई होती हैं, जैसे कोई चैनल का बैंडविथ होता है, चैनल में एटोन्यूएशन होता है, चैनल के साथ प्रोपगेशन डिले का मामला भी जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल क्या होता है। अ नेटवर्क प्रोटोकॉल इज एन एस्टेब्लिश सेट ऑफ रूल्स। एक नेटवर्क प्रोटोकॉल जो होता है वो सेट ऑफ रूल्स होता है, ठीक है, सेट ऑफ रूल्स होता है दैट डिटरमाइंस हाउ डेटा इज ट्रांसमिटेड बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस इन सेम नेटवर्क। किसी एक नेटवर्क में, है ना, किसी एक नेटवर्क में डेटा किस प्रकार से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाएगा, इसके लिए डिफाइन किया गया जो सेट ऑफ रूल होता है, उस रूल को हम लोग नेटवर्क प्रोटोकॉल बोलते हैं। नेटवर्क प्रोटोकॉल आर द रीजन वी कैन इजिली कम्युनिकेट विथ पीपुल ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये नेटवर्क प्रोटोकॉल ही है जिसके चलते दुनिया भर के लोग आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट हो पाते हैं, दैट इज इंटरनेट। एंड दस प्ले अ क्रिटिकल रोल इन मॉडर्न डिजिटल कम्युनिकेशन। और हमारा ये जो मॉडर्न डिजिटल कम्युनिकेशन है, जैसे व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ठीक है, यहाँ पर बहुत ही अहम रोल जो है वो जो है करता है कौन, आपका प्रोटोकॉल। व्हाट इज लैन, लैन क्या होता है। अ लोकल एरिया नेटवर्क, है ना, अ लोकल एरिया नेटवर्क, लैन इज ए कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड टुगेदर इन वन फिजिकल लोकेशन। लोकल एरिया नेटवर्क जो है ये कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस होता है, डिवाइसेस मतलब कंप्यूटर भी हो सकते हैं, तो कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस होता है जो आपस में जुड़े हुए होते हैं किसी एक फिजिकल लोकेशन पर। किसी एक फिजिकल लोकेशन, जैसे किसी एक बिल्डिंग में बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया गया तो वो लैन है। किसी ऑफिस में, है ना, ये सब जो बिल्डिंग है, ऑफिस है, घर है, ये क्या है, ये फिजिकल लोकेशन है। तो किसी फिजिकल लोकेशन जैसे कि बिल्डिंग, ऑफिस या घर में बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया गया तो वो लैन है। अ लैन कैन बी स्मॉल और लार्ज। एक लैन छोटा भी हो सकता है, 4 कंप्यूटर वाला भी हो सकता है, 4 कंप्यूटर के नेटवर्क को भी लैन कर सकते हैं, और 400 कंप्यूटर का जो कनेक्शन है ना, 400 कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं उसको भी लैन कर सकते हैं। तो अ लैन कैन बी स्मॉल और लार्ज, रेंजिंग फ्रॉम अ होम नेटवर्क विथ वन यूजर टू अ इंटरप्राइज नेटवर्क विथ थाउजेंड ऑफ यूजर। जैसे कॉल सेंटर, एक कॉल सेंटर बड़ा, बहुत बड़ा सा रूम होता है जहां पर 500 कंप्यूटर्स लगे हुए होते हैं, वो भी लैन है, ठीक है। एंड डिवाइसेस इन एन ऑफिस और स्कूल, है ना, तो ये जो कंप्यूटर्स जो हैं, ये 4 कंप्यूटर का भी नेटवर्क हो सकता है, 4000 कंप्यूटर का भी नेटवर्क हो सकता है, किसी ऑफिस में, किसी स्कूल में, किसी घर में, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, लैन कहते हैं। तो ये था 5 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हम लोग आगे भी कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। हमने मॉडल क्वेश्चन पत्र का लगभग सारे क्वेश्चंस देख लिया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।